शिमला शहर में सुबह के 5 बजे थे। एक लड़की हॉस्पिटल में रोते हुए अंदर दाखिल होती है और सामने से आती हुई नर्स से बोलती है, नर्स मेरे बाबा प्लीज़ आप चलिए ना, देखिए उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। उसके ये कहने पर वो नर्स बोलती है, किधर है तुम्हारा फादर? वो देखने से एक साउथ इंडियन लेडी लग रही थी। जी वो बाहर है गाड़ी में, आप चलें प्लीज़। वो उसके ये कहने पर नर्स ने वार्ड बॉय से कहा, जी वो बाहर है, आप चलिए प्लीज़, टैक्सी में है वो। उसके ये कहने पर नर्स ने वार्ड बॉय से कहा, स्ट्रेचर ले आओ, आइए आप। ये बोलकर वो उसके साथ गई। उस लड़की ने टैक्सी खोला और एक बूढ़े आदमी को उसने देखते हुए कहा, ये रहे मेरे बाबा। नर्स ने अंदर झुककर उस बूढ़े आदमी की नब्ज चेक की और वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर आया। नर्स ने बूढ़े आदमी को जल्दी से स्ट्रेचर पर लिटाया और अंदर लेकर चली गई। उसे इमरजेंसी रूम में लिटाया गया। उसके बाद नर्स ने उस लड़की से कहा, तुम एक काम करो, हम डॉक्टर को बुला के लाता है, तुम जाकर रिसेप्शन पर फॉर्म भरो और पैसे जमा कर दो। उसके ये कहने पर वो लड़की अपने आंसू पोंछते हुए वहाँ से चली गई। वो रिसेप्शन पर आई और वहाँ बैठी लड़की से बोली, फॉर्म मिलेगा? उस लड़की ने उसे फॉर्म दिया और उसने उसे भर के पैसे दिए। तो रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने कहा, जी आपका नाम और पेशेंट का नाम? आनंद कश्यप, मैं धरा कश्यप, मैं पेशेंट की बेटी हूँ। धरा ने बिल बनाया और उसे दे दिया। धरा सब लेकर वापस से उसी रूम में बाहर आ गई। डॉक्टर अंदर चेक कर रहे थे। कुछ देर में डॉक्टर बाहर आए तो उसे देखकर डॉक्टर ने कहा, आप मेरे साथ आइए। ये बोलकर वो आगे चल दिए और धरा उनके पीछे। डॉक्टर अपने केबिन में आए तो धरा ने उनसे कहा, सर मेरे बाबा ठीक तो हैं ना? देखो बेटा, आपके पापा के कुछ टेस्ट करने होंगे और जब तक टेस्ट होते हैं और रिपोर्ट आती है, आप प्लीज़ इन्हें यही रखिए। बाकी अभी वो ठीक हैं। हमने उन्हें इंजेक्शन दिया है, कुछ वक्त में होश आ जाएगा। ये कहते हुए उन्होंने अपने सामने रखे पेपर पर कुछ लिख के दिया और बोले, ये टेस्ट है और कुछ दवाइयाँ हैं जो इन्हें देना है। मैं इन्हें वार्ड में शिफ्ट कर रहा हूँ। ये सुनकर धरा ने पेपर लिया और थैंक यू कहकर बाहर निकल आई। वो गई, उसने रिसेप्शन पर टेस्ट के लिए पैसे दिए और बिल बना के मेडिकॉस की शॉप पर जाकर दवा ली और वापस आ गई। तब तक उसके फादर को रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। वो आकर उनके पास बैठी और उनका हाथ पकड़े रोए जा रही थी। कुछ देर बाद उसके बाबा को होश आया तो उसने कहा, बाबा आप ठीक तो हो ना? आनंद जी ने उसे देखते हुए कहा, हाँ मेरी बच्ची, मैं ठीक हूँ, आप इतना परेशान मत हो, अभी आपके बाबा बहुत स्ट्रांग हैं। ये कहते हुए उन्होंने उसके हाथों को थाम लिया। धरा उनके सीने पर सर रखे हुए थी। आनंद जी ने कहा, आप स्कूल पढ़ाने नहीं जाएंगी? नहीं, आज हम यहीं रहने वाले हैं आपके पास, आप आराम करिए। उसके ये कहने पर आनंद जी आराम से लेटे रहे। जब उनकी आंख लग गई तो धरा बाहर निकल आई और अपना फ़ोन निकाल कर अपने स्कूल पर फ़ोन करके आज न आने को कह दिया। उसने घर पर फ़ोन किया तो उसकी काम वाली ने उठाया। उसने कहा, जी दीदी साहब कैसे हैं? धरा ने कहा, सुमन बाबा को यहीं कुछ दिन रखना होगा, आप एक काम करें, दलिया बना कर ले आएँ और कुछ फल भी लेते आना। ये बोलकर उसने फ़ोन रख दिया। जब वो वापस रूम में आई तो देखा कि वही साउथ इंडियन नर्स रूम में थी और उसके बाबा के मशीन को चेक करके रिपोर्ट बना रही थी। नर्स ने धरा को देखकर कहा, तुम्हारा और कोई नहीं है क्या? उनको फ़ोन करके बुला लो, तुम सुबह से इधर को ही हो। जाओ घर फ्रेश होकर आ जाओ। उसकी बात पर वो सोचने लगी। उसने कहा, नहीं अभी तो कोई नहीं है, पर मैंने अपनी घर काम करने वाली को बुलाया है, वो आ जाए तो मैं कुछ देर के लिए हो आऊँगी। नर्स उससे बोली, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा फादर ठीक हो जाएगा। काफ़ी पिएगा, मैं भेजे तुम्हारे लिए? उसकी बात पर धरा ने हल्के से मुस्कुरा कर हाँ कह दिया। नर्स उसकी बात पर मुस्कुरा कर उसे देखकर चली गई। एक कैंटीन का लड़का उसे कुछ देर में काफ़ी दे गया। 11 बजे तक सुमन भी चली आई। उसे सब समझा कर धरा घर चली गई। धरा घर आई तो देखा घर साफ था। सुमन अपना काम करके गई थी। घर पर रखा फ़ोन बजे जा रहा था क्योंकि धरा का फ़ोन ऑफ हो गया था। वो गई, फ़ोन उठाई और धीरे से हेलो बोली। उधर से एक लड़के की आवाज़ आई, धरा कहाँ हो तुम? फ़ोन भी बंद आ रहा है तुम्हारा। बाबूजी कहाँ हैं? ये धरा के बड़े भाई सोम कश्यप जी थे जो दिल्ली में सरकारी नौकरी करते थे। धरा ने उनकी बात पर कहा,
भैया बाबा की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में हैं। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करने के लिए कहा था। उसके भैया ये सुनते ही बोले, क्या अभी कैसे हैं, ठीक है ना वो? हाँ अभी ठीक है, टेस्ट के बाद ही डॉक्टर बोले हैं कि कुछ बता सकते हैं। उसने ये कहा ही था कि उसके भैया ने कहा, धरा कुछ ज़रूरत हो तो बता देना, मुझे अभी जाना होगा, मेरे ऑफिस जाने का वक्त हो रहा है, मैं शाम को फ़ोन करता हूँ। ये बोलकर उसने फ़ोन रख दिया। उसने फ़ोन रख कर अपनी बगल में खड़ी पत्नी से कहा, पिताजी फिर बीमार हैं, अब पता नहीं क्या हो गया। अजी कुछ नहीं जी, बस फिर से पैसे चाहिए होंगे, पिछली बार भी तो देखा नहीं था, पूरे 25,000 लिए थे। इस बार रहने दो, धरा भी सरकारी नौकरी पर लग गई है तो कमाती अच्छा होगी और उस पर ट्यूशन भी लेती है। काम पर जाइए आप, लीजिए टिफ़िन। ये बोलकर उसने उसका बैग और टिफ़िन दिया। सोम चला गया। बड़ी भाभी ने छोटी भाभी के घर भी फ़ोन करके उन्हें भी भड़का दिया था। धरा के 2 बड़े भाई और एक बड़ी बहन थी। धरा सबसे छोटी थी। अपने घर में 2 साल ही हुआ था उसकी सरकारी नौकरी लगी थी। आनंद जी पहले पढ़ाया करते थे, पर जब धरा की नौकरी लगी तो उसने अपनी ज़िद पर उनसे रिटायर्ड लेने के लिए कह दिया था। इसलिए आनंद जी उसके साथ शिमला में अकेले रहते पर खुश रहते थे। धरा के दोनों भाई बहुत लालची और बेमतलबी थे, पर उसकी बड़ी बहन सुधा बहुत ही अच्छी थी, लेकिन उसके ससुराल वाले बहुत खराब थे। ये बात आनंद जी से सुधा ने अब तक नहीं की थी, पर ये बात वो समझ जरूर गए थे। सुधा कनाडा में रहती थी, बहुत कम ही मिलना होता उसका उन सब से। धरा ही थी एक आनंद जी के लिए जो उनकी परवाह भी करती थी और उनके साथ रहती थी। धरा उनके लिए किसी बेटे से कम नहीं थी, पर आनंद जी जानते थे कोई कितना एक जवान लड़की को घर में रख सकता है। इसलिए वो धरा के लिए लड़का खोज रहे थे, पर अभी तक धरा लायक कोई लड़का नहीं मिल रहा था। धरा दोपहर में तैयार होकर वापस हॉस्पिटल चली गई। वो जब गई तो उसने देखा आनंद जी सो के उठ गए थे और आराम से बैठे हुए दलिया खा रहे थे। आनंद जी ने उसे देखकर कहा, आ गई आप, कुछ खाया आपने? धरा ने उन्हें पानी दिया और उनके गालों पर लगे दलिए को नैपकिन से साफ करते हुए बोली, जी खाया, आप लाइए हम खिला दें। ये कहते हुए उसने प्लेट लिया और खिलाने लगी। उसने सुमन से कहा, सुमन कल से आप सुबह आना और काम करके खाना बनाकर चली जाना, बाकी मैं देख लूँगी। जब तक बाबा यहाँ हैं तब तक ऐसे ही चलेगा। सुमन ने कहा, अरे दीदी तुम चिंता मत करो, हमारे घर में कौन है जो पूछेगा। आप यहाँ देखो, घर देखने के लिए हम हैं, आप सब कैसे देख सकती हैं। आप टेंशन मत लो, सुमन है ना, सब बांट लेगी, आप बस आराम से बाबूजी को देख लो। ये कहते हुए उसने टिफ़िन बंद किया और सब रख ली बैग में। धरा आनंद जी को खाना खिलाकर बाकी सब सुमन को दे दिया और उसे घर जाने को बोल दिया, क्योंकि शाम हो रही थी और बर्फ़ गिरने का डर था। सुमन भी सुबह आने का बोलकर चली गई। धरा वहीं आनंद जी के पास बैठी हुई थी। आनंद जी ने उससे उसके भाइयों के बारे में पूछा तो धरा बोली, सोम भैया और विक्रम भैया दोनों ने फ़ोन करके पूछा था, सुने तो बोले आ जाऊं, तो मैंने मना कर दिया, कहा कि मैं हूं ना, कोई ज़रूरत हुई तो बता दूंगी। ये कहते हुए उसने उन्हें दवा दी। आनंद जी ने दवा खाकर कहा, पता है मुझे क्या बोले होंगे वो दोनों, मुझसे झूठ मत बोल, 6 साल से शादी के बाद दोनों ने आना छोड़ दिया और उसके बाद राखी पर भी तेरे साथ राखी बंधाने नहीं आई। अरे ऐसे भाइयों की तो तरफदारी कर रही है बेटा, हम सब जानते हैं, इसलिए हमसे झूठ मत बोलो। ये कहते हुए वो खांसने लगे तो धरा उनकी पीठ सहलाते हुए बोली, बाबा आप शांत हो जाओ, क्या ज़रूरत है ये सब सोचने की, आप लेट जाओ। ये कहते हुए उसने उन्हें सुला दिया। उन्हें सुलाने के बाद वो धीरे धीरे उनके सर पर हाथ फेरती रही। नर्स उसने हार्ट बीट देखा और बाकी सब चेक करके वो बोली, अभी सब ठीक है, तुम यहीं रुकेगा? उसके ये पूछने पर धरा बोली, जी मैं यहीं रहूँगी। ठीक है, बगल के बेड को तो तुम चाहे तो यूज कर सकती हो, अभी कोई और पेशेंट नहीं है, अगर रात में आया तो देखते हैं। वैसे तुमने उस रूम से यहाँ क्यों शिफ्ट करवाया? ये कहते हुए वो नर्स उसे देखे जा रही थी। धरा ने कहा, बाबा को शांति में सोने की आदत है, उन्हें वैसे माहौल में अच्छा नहीं लगता है। उसके ये कहने पर नर्स बोली, तुम अपने बाबा से बहुत प्यार करता है। धरा ने सोए हुए आनंद जी को देखकर कहा, इनके अलावा है ही कौन मेरा? नर्स, ये मेरे लिए सब कुछ है। नर्स उसे देखकर मुस्कुरा दी और वहाँ से चली गई।
उसके जाने के बाद धरा बेड पर ना बैठकर वहीं रखे सोफे पर बैठ गई। बाहर ठंड बढ़ रही थी। धरा ने अपनी शाल को अपने चारों तरफ लपेट लिया और पैर ऊपर करके बैठ गई। आनंद जी को देखते हुए वो ना जाने क्या सोचे जा रही थी और एक वक्त उसकी आंख लग गई। आधी रात के वक्त उसकी आंख खुली तो उसने देखा आनंद जी सो रहे थे। वो उठी और बाहर की तरफ चल दी। कुछ 1 घंटे बाद आई तो देखा वही साउथ इंडियन नर्स थी और एक डॉक्टर के साथ वहाँ पर 2 आदमी सूट पहने खड़े थे। एक पेशेंट था जो बेड पर लिटाया गया था। डॉक्टर उस लड़के को देखकर जब उन सब के साथ बाहर गया तो धरा की उस लड़के पर नज़र गई। हल्का सांवला सा चेहरा पर गढ़न बहुत प्यारी। इस वक्त वो होश में नहीं था। साउथ इंडियन नर्स थी। उसने उस लड़के को इंजेक्शन दिया और ड्रिप लगा के चली गई। धरा सोफे पर जाकर बैठ गई। सुबह का वक्त, हॉस्पिटल। धरा अपने आधे चेहरे पर शॉल डाले सो रही थी। आनंद जी भी नींद में थे। उस लड़के को होश आ गया था। उसने सब तरफ देखा पर वहाँ पर सिर्फ उसे धरा सोफे पर सोई हुई और आनंद जी दिखाई दिए। तभी नर्स के साथ उस लड़के के आदमी लोग आ गए। एक आदमी ने उसे देखते हुए कहा, सर अभी आप कैसे हैं? उस लड़के ने कहा, गुड, चले यहाँ से। ये कहते हुए वो उठने लगा तो उसके आदमी ने कहा, सर प्लीज़ आपको कुछ दिन यहाँ रहना होगा। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज़ आप मेरी इतनी सी बात मान लीजिए प्लीज़। पागल हो तुम? मेरी इतनी सारी मीटिंग्स हैं और बहुत कुछ करना है मुझे, और तुम मुझे हॉस्पिटल के बेड पर आराम करने के लिए कह रहे हो। उसकी इस बात पर वो दोनों आदमी सर झुका के खड़े थे। उसकी आवाज़ से धरा की नींद खुल गई थी। वो उठी तो उसकी चूड़ी की खनक और पैरों में पहनी हल्की सी पायल ने आवाज़ किया तो उस लड़के का ध्यान बोलते हुए उस पर आकर्षित हुआ, लेकिन उसके आदमियों के खड़े होने की वजह से वो उसे दिख नहीं रही थी ठीक से। धरा उठी और वहाँ से बाहर की तरफ से निकल गई। उसके जाने के बाद वही साउथ इंडियन नर्स वापस आई। उसने उस लड़के को ज़ोर ज़ोर से बात करते हुए सुना था। वो बोली, तुमको दिखाई नहीं देता तुम्हारे बगल में पेशेंट है और तुम इतना लाउड बात करता है? आवाज़ स्लो करो और मेरे को बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा। मिस्टर नील शेखावत, तुमको आखिर इधर रुकने में क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब है और तुमको काम की पड़ी है। क्या करेगा इतना पैसा जब एक दिन मर जाएगा तो? कौन लेगा ये सब? तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है, क्योंकि तुम है ही ऐसा बॉय जो काम के अलावा कुछ और कहाँ सोचता है। पर लिसन मिस्टर नील शेखावत, तुमको यहीं रहना होगा जब तक तुम ठीक नहीं हो जाता। हर बार तुमको झेल नहीं सकता, अंडरस्टैंड? ये बोलकर वो आनंद जी को देखने लगी। इतने में धरा वापस आई। तब तक आनंद जी भी उठ गए थे। नर्स को देखकर वो बोली, गुड मॉर्निंग। नर्स मुस्कुरा के उसे देखते हुए चली गई। नील अभी भी वहीं वैसा ही बैठा हुआ था। उसके आदमी वैसे ही खड़े थे। धरा ने आनंद जी से कहा, बाबा आपकी चाय पी लें? सुमन अभी आ रही होगी तो मैं कुछ देर के लिए घर जाऊंगी। आनंद जी चाय पीने लगे और धरा भी वहीं बैठी चाय पीने लगी। नील कुछ देर शांत बैठा रहा और अपने आदमियों को देखे जा रहा था। फिर उसने कहा, अब ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? आप सब जाइए यहाँ से और मुझे मेरा फ़ोन और टैब दें। अब यहाँ ऐसे तो आदमी नहीं रह सकता। उसके कहने पर उसके आदमी ने उसे दोनों दिया और बाहर चला गया। धरा उसकी बात सुन रही थी या नहीं ये कहना मुश्किल होगा। उन दोनों के बीच इस वक्त एक सफ़ेद रंग का पर्दा था जिससे वो एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। धरा ने आनंद जी को उठाया और उन्हें ब्रश करवाया और पानी गर्म करके खुद उन्हें स्पॉन्ज दिया। उसके बाद उन्हें रेडी करके वो बैठ गई। आनंद जी ने कहा, स्कूल नहीं जाएंगी बेटा आप? हाँ बाबा जाऊंगी, आधे दिन में आ जाऊंगी। ये कहते हुए वो उनके कपड़े एक दूसरे बैग में रख रही थी। इतने में सुमन आ गई। सुमन ने कहा, दीदी नमस्ते। जाओ आप, मैं हूँ यहाँ पर। आपके स्कूल से फ़ोन आया था, मैंने बता दिया तो प्रिंसिपल साहब बोले अगर आपको आज भी छुट्टी चाहिए तो आप ले सकती हैं। धरा ने कहा, नहीं सुमन, हमें स्कूल जाना होगा। आप बाबा के साथ रहिए, मैं आधे दिन में वापस आ जाऊंगी और कुछ मसाले वाला खाना मत देना, मैं आ जाऊंगी। ये कहते हुए वो जाने लगी और 2 कदमों के बाद बोली, थैंक यू सुमन। अरे क्या दीदी, आप भी सिर्फ बोलने को दीदी नहीं कहते हैं आपको। अरे सच का दीदी माना है। मेरा मर्द बाहर खड़ा है, आपको वो घर छोड़ देगा और स्कूल भी ले जाएगा, वरना लेट हो जाएगा आपको।
उसके कहने पर वो चली गई। नील उसे देखना चाहता था, लेकिन उसके बाल एक तरफ थे जो उसके चेहरे को छुपा रहे थे। दोपहर का वक्त, हॉस्पिटल। सुमन वहीं आनंद जी के पास थी। धरा अंदर आने लगी तो नील की नज़र उसके पायल की आवाज़ से उस पर गई। उसने धरा को देखा और उसका थका सा चेहरा, सुर्ख गुलाबी होठ और सर्दी की वजह से लाल हो गए। उसके गाल, एक तरफ से देखने में उसे धरा कुछ अच्छी लगी थी। धरा आई तो सुमन ने उससे कहा, बाबा ने खाना खाया था? जी दीदी, आपने खाया कुछ? सुमन के सवाल पर वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही एक नर्स आई और उससे बोली, आपको डॉक्टर साहब ने बुलाया है, रिपोर्ट आ गई है आपके फादर की। उसके कहने पर धरा सुमन को बैठने का बोलकर वहाँ से चली गई। धरा डॉक्टर के पास आई और उनसे बोली, गुड आफ्टरनून डॉक्टर, क्या है बाबा के रिपोर्ट में, सब ठीक तो है ना? आप बैठ जाइए मिस कश्यप। उसके कहने पर धरा बैठ गई। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते हुए कहा, देखिए आपके बाबा को ब्लड कैंसर हो गया है और वो जिस स्टेज पर है वो अभी लास्ट पर पहुंच रहा है, लेकिन हम एक कोशिश कर सकते हैं। इसके एक बार के प्रोसेस में कम से कम 20 से 30 लाख का खर्चा होगा। आप सोच के बता दें तो कल से हम शुरू कर दें और तब तक आप उन्हें यहीं रखें। धरा रिपोर्ट लेकर धीरे कदमों के साथ उठकर वहां से बाहर आई और हॉस्पिटल के सामने वाले छोटे से बगीचे में आकर बैठ गई। उसके हाथ में रिपोर्ट थी और आंखों में आंसू था। वो बैठी हुई सोचे जा रही थी, तभी उसका फ़ोन बजा। उसने देखा सुधा दीदी का कॉल था। उसने अपने आंसू जल्दी से साफ किए और फ़ोन उठाकर बोली, हाँ दीदी, कैसे हो आप? उधर से सुधा ने कहा, मैं ठीक हूँ छोटी, लेकिन आप कैसे हो? बाबा वो कैसे हैं? सुना वो हॉस्पिटल में हैं, क्या हुआ उन्हें? धरा ने कहा, कुछ नहीं दीदी, बस थोड़ा तबीयत खराब थी, लेकिन अभी ठीक हैं। आप और जीजा जी वहाँ ठीक है ना? हाँ हम ठीक है, सब बढ़िया है यहाँ पर। पहले आप सच कहें, क्या बात है छोटी, आपका गला भारी लग रहा है, क्या बात है? बताओ मेरी कसम। उसके ये कहते ही धरा रो पड़ी और उसने रोते हुए सब बता दिया। सुधा बोली, छोटी आप चिंता मत करो, हम पैसे का इंतज़ाम कहीं से करते हैं। और सोम भैया और विक्रम से बोला आपने, बताया उन्हें आपने? उन्हें क्या बताऊं दीदी, जिसने मेरी पूरी बात नहीं सुनी और जिसने एक बार फ़ोन करके ये नहीं पूछा कि बाबा कैसे हैं, तो मैं क्या बोलूं उन भाइयों से, कैसे बात करूं? ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू आने लगे। सुधा ने उससे कहा, आप परेशान मत हो, मैं हूँ ना, देखती हूँ क्या हो सकता है, आप बाबा का और अपना ख्याल रखना। ये बोलकर उसने फ़ोन रख दिया। सुधा के लिए धरा उसकी बेटी जैसी थी। धरा को माँ के जाने के बाद सुधा ने ही पाला था, इसलिए वो उसकी आवाज़ से भी पहचान लेती थी कि वो किस हाल में है। सुधा ने जाकर अपनी अलमारी चेक किया और कुछ बैंक बैलेंस पर वो बस 6 लाख था। उसने सारे पैसों को निकाल कर धरा के अकाउंट में भेजने का सोचा और उसमें लग गई वो। धरा इधर आंसू साफ करके अपना अकाउंट देखने लगी। उसमें कुल पैसे 5 लाख था और एक फिक्स डिपॉजिट था, वो भी पैसे इकट्ठा करने में लग गई। शाम का वक्त, हॉस्पिटल। धरा कमरे में आई तो आनंद जी ने कहा, बेटा कहाँ थी आप, सुबह के बाद दिखी नहीं, कुछ खाया या नहीं? धरा बोली, जी बाबा खाना खाया, वो कुछ काम था उसी के लिए गई थी। नर्स अंदर डॉक्टर के साथ आई तो उन्होंने आनंद जी को देखा और धरा से बोली, अभी तो ठीक लग रहे हैं, पर आप सोच लें और कल आप बता दें। उसके ये कहने पर धरा बोली, आप कल से इलाज शुरू करिए, मैं कल सुबह यहाँ पैसे जमा करवा दूंगी, आप चिंता मत करें। आनंद जी ने कहा, लेकिन क्या हुआ है हमें, रिपोर्ट आ गई, क्या आया है उसमें? धरा ने अभी तक आनंद जी को नहीं बताया था। डॉक्टर ने नोट पैड पर कुछ लिखते हुए कहा, आपको ब्लड कैंसर है और लास्ट स्टेज होने में कुछ वक्त है, कल से इनके कहने पर हम इलाज शुरू करेंगे। ये बोलकर वो चले गए। आनंद जी ने उनके जाने के बाद कहा, बेटा ये क्या है? कुछ नहीं है बाबा, आप ठीक हो जाओगे और मेरे साथ वापस रहोगे, आप चिंता मत करना, आपकी बेटी आपको अभी जाने नहीं देगी, मैं सब कर लूँगी बाबा। उसके ये कहने पर वो बोले, तेरे भाइयों को ये बात पता है क्या, तूने उन्हें ये सब बताया? धरा ने ना में सिर हिला दिया तो आनंद जी ने कहा, हाँ उन्हें क्या ही बताएगी, उन्हें अपनी ज़िंदगियों से फुर्सत मिले तब ना। सच कहूँ बेटा तो तेरे भाइयों की जगह मुझे 2 बेटियां और होती तो शायद इस आनंद कश्यप के सीना चौड़ा हो गया होता, पर मेरे बेटों ने मुझे बहुत लाचार बना दिया।
धरा ने उनके पास बैठते हुए कहा, बाबा ऐसा नहीं कहो, मैं हूँ ना, आप कुछ मत सोचें। और भैया देखना, जैसे ये सुनेंगे वैसे ही आएंगे, वो अच्छे हैं। उसकी बात पर आनंद जी ने कहा, फ़ोन लगा और अभी बता, मैं भी सुनना चाहता हूँ कि क्या बोलेंगे तेरे भाई लोग। और हाँ, कसम है तुझे, जो बोले मुझे सुनने देना। आज मैं भी तो सुनूं अपने पिता से कितना प्रेम है। अपनी बेटी जैसी बहन को तकलीफ़ में देखकर क्या वो सब खड़े होते हैं उनके लिए। ये कहते हुए उन्होंने उसके हाथ से फ़ोन लिया और कॉन्फ्रेंस कॉल लगा दिया। जब दोनों ने फ़ोन उठाया तो धरा ने कहा, प्रणाम भैया। विक्रम ने कहा, हाँ धरा बोलो, क्या हुआ, सब ठीक है। सोम ने कहा, हाँ थोड़ा जल्दी बताओ, मुझे कहीं जाना है। धरा ने आनंद जी की तरफ देखा तो उन्होंने बोलने के लिए कहा। धरा ने कहा, भैया वो बाबा की रिपोर्ट आई है और डॉक्टर ने कहा है कि बाबा को ब्लड कैंसर है, उन्हें कल से इलाज देना होगा, 20 से 30 लाख रुपए लगेगा। ये सुनते ही सोम की पत्नी जो बगल में खड़ी थी उसने कहा, अरे धरा ये तो बहुत बुरी बात हुई, ये कैसा पहाड़ तोड़ दिया भगवान ने। उसके ये कहने पर विक्रम भी शांत बैठा था, उसकी भी पत्नी वहीं खड़ी थी, फ़ोन स्पीकर पर था। उसने कहा, अरे भाभी सही कहा, ये क्या हो गया, लेकिन धरा इतने पैसों का इंतज़ाम कैसे होगा, कैसे, तुम्हारे भैया का सेविंग तो तुम जानती हो ही नहीं पाता है क्योंकि किराए का मकान है, और उसके बाद तुम जानती हो दिल्ली कितनी महंगी है। अब क्या करें, बड़े भैया से देख लो। उसके ये कहने पर सोम की पत्नी बोली, अरे हम कहाँ से देंगे, अभी पिछले महीने मेरी तबीयत खराब हो गई थी, उसमें कितना पैसा लगा था, और फिर बिट्टू की पढ़ाई, उसमें कितना खर्चा लग रहा है, इतना पैसे कहाँ से दे पाएंगे। उसके ये कहने पर आनंद जी ने कहा, तुम लोगों से पैसे लेने से अच्छा ये आनंद कश्यप मर जाए, और हाँ, आज से अभी से आप दोनों हमारे लिए मर चुके हैं, इसलिए दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। ये बोलकर उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। धरा उनके सीने पर सर रख कर बोली, आप शांत हो जाओ बाबा। आनंद जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तेरी माँ कहती थी बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं, लेकिन आज लग रहा है झूठ कहती थी। मेरी तो बेटी ही 100 बेटों के बराबर है, उसने हमेशा मुझे नहीं छोड़ा, पर अब और नहीं। बेटा मेरा ये ATM कार्ड है, आप ले जाओ और जाकर इसमें कुछ पैसे हैं उसे निकाल लो। धरा ने कहा, नहीं बाबा, हमने पैसों का इंतज़ाम कर लिया है, कुछ पैसे दीदी ने भेजा था, कुछ मेरे पास था, तो हमने सब कर लिया है, आप चिंता मत करिए। उसके ये कहने पर आनंद जी उसे देखे जा रहे थे। धरा वहाँ से उठकर बाहर की तरफ जाने लगी तो वो सामने से आ रहे नील से टकरा गई। नील ने उसे पकड़ा और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा तो उसने देखा आंसुओं से भरी आंखें, गाल आंसुओं से भीगे हुए और चेहरे पर वही थकान जो दोपहर में थी। धरा संभाल कर खड़ी हुई अपनी शाल ठीक से कंधे पर रखते हुए वहाँ से निकल गई। नील उसे जाते हुए देख रहा था। वो अंदर आया तो देखा कि आनंद जी खांसे जा रहे थे, पर कोई नर्स उनके पास नहीं थी। वो पहले सोचा, उसके बाद उनके पास गया और बगल में रखा पानी उन्हें देते हुए बोला, सर ये लीजिए पानी। पानी देते हुए उसने उनका पीठ सहलाया और आनंद जी ने पानी लेकर पिया। उनकी खांसी शांत हुई तो उसने ग्लास लेकर रख दिया। आनंद जी ने उसे देखकर कहा, थैंक यू बेटा। नील शेखावत, आप मुझे नील बुला सकते हैं। उसकी बात पर आनंद जी अपना चश्मा लगा के उसे देखते हुए बोले, आप वो मशहूर बिजनेसमैन हैं ना जिसने मुंबई और दिल्ली के बाद यहाँ पर भी अपना बिजनेस चला लिया है। नील ने कहा, जी हाँ, मैं वही नील शेखावत हूँ। आप आनंद कश्यप, नाम सुना था डॉक्टर से। वैसे आपको हुआ क्या है? आपकी बेटी, वो मैंने देखा, रोते हुए गई। डोंट माइंड, नहीं बताना आपको तो कोई बात नहीं। ये बोलकर वो अपने बेड पर बैठ गया। आनंद जी ने कहा, मुझे ब्लड कैंसर है, आज ही पता चला है। आनंद जी ये कहते हुए ना जाने क्यों नील को सब बता गए। नील भी बहुत ध्यान से सुने जा रहा था। न जाने इस एक पल में क्या था जो दोनों एक दूसरे की बात सुन रहे थे। नील ने भी उसे अपने बारे में बताया, पर उतना नहीं जितना आनंद जी ने बताया था। लेकिन आनंद जी और नील के बीच अनजाने में एक रिश्ता बन गया था। धरा जब रात में आई तो देखा आनंद जी बेड पर बैठे थे और नील उनके सामने अपने बिस्तर पर। दोनों के बीच में टेबल रखा था और उस पर टैब। उसने आगे बढ़कर देखा तो दोनों ऑनलाइन चेस खेल रहे थे। धरा ने कहा, बाबा खाना। उसके ये कहते ही आनंद जी ने टैब में देखते हुए कहा, स रुको अभी।
आप खाना निकालो, हम बस इन्हें हरा कर खाते हैं। मिस्टर कश्यप, नील शेखावत, मुझे हराने वाला पैदा नहीं हुआ है। ये कहते हुए उसने अपनी चाल शुरू की और धरा नर्स को देख रही थी जो नील का खाना लेकर आई थी। नील का आदमी भी आ गया पर वो साइड में खड़ा रहा, उसने कुछ नहीं बोला। धरा ने प्लेट में खाना निकाला और उसे लेकर खड़ी हो गई। उसने बहुत ध्यान से देखा और आगे बढ़कर आनंद जी की चाल पर उसने चल दिया और चलते हुए बोली, चेकमेट, अब चले खाना खाए। उसके ये करते ही नील के साथ उसका आदमी और आनंद जी भी उसे देखने लगे। नर्स ने कहा, लो तुमको चेकमेट देने वाली आ गई, तुम भी खाना खा लो और खाओ, मेरे को जाना भी है, जल्दी करो तुम। ये कहते हुए उसने नील को खाना दिया, लेकिन नील ने खाना ना लेकर धरा से बोला, ये कैसे किया तुमने, मुझे हरा दिया, ये कैसे। धरा ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, खुश हो जाइए आप मिस्टर शेखावत जी, आप एक नेशनल चेस प्लेयर से हारे हैं। ये कहते हुए उसने अपने बाबा को पानी दिया। नील ने नर्स से खाना लिया और खाना देखकर कहा, नर्स ये क्या है, आपको पता है ना मैं ये नहीं खा सकता, इसमें कुछ स्वाद ही नहीं है। तुम्हारे लिए अलग से कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए यही खा लो, पर बाहर का कुछ नहीं मिलेगा तुमको। ये कहते हुए उसने नील को पानी दिया। नील ने खाना वहीं रखा और बोला, मैं नहीं खाने वाला, मुझसे नहीं खाया जाएगा। नर्स कुछ बोलती उससे पहले ही धरा ने उसके सामने से प्लेट उठाकर अपने साथ लाया खाना उसे देते हुए बोली, ये मेरे घर का खाना है, आपने मेरे बाबा को कुछ पल की खुशी दी, इसके लिए खा लीजिए। ये कहते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। नील ने उससे कुछ नहीं कहा और प्लेट लेकर जैसे एक बाइट खाया तो उसे अच्छा लगा। उसने खाकर प्लेट अपने आदमी को दे दिया। धरा ने आनंद जी को दवा दी और उन्हें सुला दिया। धरा उन्हें लेटाकर बाहर चली गई। नर्स वहीं बैठी रही। नील अपने आदमी से बात करने के लिए बाहर निकल गया। आनंद जी की आंख लग गई। नील बात करते हुए अपने आदमी के साथ जब बाहर आया तो देखा धरा वहीं सामने बेंच पर बगीचे में बैठी थी। बाहर इतनी ठंड थी पर उसे जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। नील वहीं खड़ा हुआ धरा को देखे जा रहा था। धरा कुछ देर वहीं बैठी रही और फिर वहां से उठकर चली गई। नील जब अपने रूम में वापस आई तो देखा धरा सोफे पर सट पीछे टिकाकर आंखें बंद करके बैठी हुई थी। आनंद जी सो चुके थे। नील भी आकर लेट गया। सुबह का वक्त हॉस्पिटल। आज सुबह सुमन जल्दी आई थी और उसके आने पर धरा घर चली गई थी। नील की आंख खुली तो धरा वहाँ नहीं थी। आनंद जी चाय पी रहे थे। उन्होंने नील को जगा देखा तो उससे बोले, चाय पियोगे नील? नील ने कहा, जी। उसने इतना बोला ही था कि आनंद जी ने कहा, सुमन एक कप चाय नील को दे दो। सुमन ने उसे भी ग्लास में चाय दिया और नील पीने लगा। इधर धरा पैसे लेकर आई और रिसेप्शनिस्ट से बोली, आज से मेरे बाबा का इलाज शुरू होगा, उसके लिए पैसे भरने हैं। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, क्या नाम है पेशेंट का? जी, आनंद कश्यप। उसके ये कहने पर रिसेप्शनिस्ट ने देखकर कहा, मैडम आपके पापा के पैसे तो जमा हो गए हैं। उसके ये कहने पर धरा ने कहा, जमा हो गए हैं, लेकिन किसने किया है? तभी पीछे से किसी ने कहा, वो कल चैरिटी के लिए कोई आया था तो उसने किया, नाम बताने को मना किया उसने। धरा ने पीछे मुड़कर देखा तो वही साउथ इंडियन नर्स खड़ी थी। धरा ने कहा, कौन था वो? यहाँ चैरिटी करने वाला नाम नहीं बताता, और बताए भी तो हम वो नाम किसी को नहीं बताते जब तक वो ना कहे। वैसे भी इस हॉस्पिटल में हर महीने कोई ना कोई आता है ये सब करने। तुम आराम से रहो और जल्दी से अपने फादर को रेडी करो, कुछ देर में इलाज शुरू होगा उनका। ये बोलकर वो चली गई। धरा ने खुद से कहा, मुझे नहीं पता कान्हा जी कौन था वो, पर जो भी है उसे ज़िंदगी में वो सब मिले जिसकी उसे ज़िंदगी में कमी है, उसे पूरी दुनिया की खुशियाँ मिल जाए। ये बोलकर वो अपने आंसू साफ कर रूम में आ गई। अंदर जाकर देखा तो आनंद जी नील से बात कर रहे थे। धरा नील को देख न जाने क्यों अजीब सा फील करती थी। उसे नील पसंद था या नहीं ये वो समझ नहीं पाती। उसने आनंद जी से कहा, बाबा आपका इलाज आज से शुरू हो रहा है, नर्स आपको लेने आने वाली है। सुमन कल से बाबा की चाय बंद, इसलिए चाय मत लाना। नील ये सुनकर बोला, मिस्टर कश्यप अगर आपको चाय नहीं मिलेगी तो मुझे भी चाय नहीं मिलेगी क्या? मुझे तो वैसे भी यहाँ की ना चाय पसंद है ना ही खाना। लगता है अब कल से मुझे यहाँ की बेस्वाद वाली चाय पीनी होगी। धरा ने सुमन की तरफ देखकर कहा, सुमन
कल से खाना और चाय थोड़ा ज़्यादा लाना, पर बाबा के लिए चाय नहीं। वो ये कहते हुए सारी रिपोर्ट एक साथ रख रही थी। इतने में नर्स आई और उसने कहा, चलो मिस्टर कश्यप, आपके ट्रीटमेंट का वक्त हो गया है। ये बोलकर वो उन्हें अपने साथ ले गई। धरा भी आई, लेकिन उसे बाहर ही रोक लिया गया। इधर नील का आदमी उससे बात करने आया था। उसने देखा नील अपना सर पकड़ के बैठा था। उसके आदमी ने कहा, सर आपको फिर से दर्द हो रहा है, रुकिए मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। उसने ये कहते हुए एक बटन प्रेस किया तो नर्स आई। उसने उससे डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा। नर्स भागते हुए गई और डॉक्टर को बुला लाई। उसने नील को देखा और उसे एक इंजेक्शन दिया, जिससे उसके सर का दर्द कुछ वक्त में ठीक हो गया और वो सो गया। डॉक्टर ने नील के आदमी से कहा, शेखर साहब आप इन्हें समझाइए, ऐसी इनकी जिद पर इनकी जान भी चली जाएगी। क्यों नहीं ये अपने ट्रीटमेंट के लिए मानते हैं। ये अगर आज मान जाए तो हम आज से ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे, पर न जाने किस जिद पर बैठे हैं मिस्टर शेखावत। प्लीज़ समझाइए इन्हें। ये बोलकर वो चले गए। शेखर वहीं खड़ा देखे जा रहा था। इधर धरा सुमन के साथ बैठी हुई थी। वो सोचे जा रही थी। सुमन गई और उसे लाकर चाय दी। धरा ने मना किया तो सुमन बोली, दीदी खुद का ख्याल नहीं रखोगी तो कैसे बाबूजी का ख्याल रख पाओगी। उनके लिए तो सिर्फ आप हैं। अरे भगवान ने 2 बेटे दिए, लेकिन मजाल है एक भी बेटा यहाँ खड़ा हो। अरे पैसे नहीं दिए तो खड़े कैसे होते। देख लेना दीदी, एक दिन भगवान सबका बदला लेगा। वो सब भी खुश नहीं रहेंगे। मत कोसो सुमन, अपनों को कोसते नहीं हैं, और बाबा के लिए मैं हूँ ना, और दीदी भी तो हैं। धरा ये कहते हुए चाय पीने लगी। सुमन ने कहा, अरे दीदी अगर अपने ऐसे होते हैं तो मैं तो कहती हूँ ऐसे अपने मर जाएं। बताओ, एक बाप मरने की हालत में है और इन बेटों को जरा सा ना हुआ कि आकर देख जाएं। कसम से अच्छा हुआ मेरी कोख ने बेटी को जन्म दिया। कम से कम अफसोस तो ना रहेगी कि ऐसा बेटा पैदा किया था। पर आप चिंता मत करना दीदी, ईश्वर सब ठीक करेगा। बाबूजी ठीक हो जाएंगे। ये कहते हुए वो उसे देखे जा रही थी। दोपहर का वक्त था। हॉस्पिटल में नील को होश आ गया था। उसने देखा आनंद जी बेड पर लेटे हुए हैं, पर होश में नहीं हैं। धरा उनके पास उनका हाथ पकड़े बैठी थी। सुमन भी वहीं सोफे पर बैठी हुई थी। नील ने धरा से पूछा, सर ठीक हैं? धरा ने सिर्फ हाँ में जवाब दिया। नील वापस से शांत बैठ गया। उसने अपना टैब ऑन किया और उसमें कुछ देखने लगा। इतने में धरा का फ़ोन बजा। उसने आनंद जी का हाथ संभाल कर रखा और फ़ोन उठाकर खिड़की के पास गई। उसने देखा सुधा का कॉल था। वो बोली, प्रणाम दीदी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप ये बताइए कि बाबा कैसे हैं? उनका इलाज शुरू हो गया है? पैसे वो कहाँ से आए? भैया ने दिया या छोटे ने? सुधा के ये पूछने पर धरा ने आनंद जी को देखते हुए कहा, नहीं दीदी, किसी ने नहीं दिया, पर एक फरिश्ता आया था जिसने हमारी मदद की। मैं बस ये जानती हूँ उसने जिस तरह हमारी मदद की है, कान्हा जी कभी उस पर कोई तकलीफ़ ना आना दे। आप फिक्र मत करना दीदी, मैं हूँ यहाँ पर, आप अपना ख्याल रखिए बस। सुधा ने कहा, आप मेरी चिंता मत करना, मैं यहाँ ठीक से हूँ। आप बाबूजी और ख़ुद का ख्याल रखिए, मैं बाद में कॉल करती हूँ। ये बोलकर उसने फ़ोन रख दिया। धरा को देखकर कोई भी कह सकता था कि उसे कितनी थकान होगी। सुमन ने कहा, दीदी आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, जाकर आप कुछ खा लीजिए, या कहिए तो मैं खुद ले आऊँ। उसके ये कहने पर वो बोली, नहीं आप बैठिए, मैं जाकर खुद कुछ खा लेती हूँ। आपने कुछ खाया है? नहीं तो मैं लेकर आती हूँ। अरे नहीं दीदी, हम खा कर आए हैं, आप खा लो जाकर। उसके ये कहने पर धरा चली गई। उसके जाने के बाद नील ने सुमन से कहा, आपकी दीदी हर वक्त ऐसे ही रहती हैं, बिना बोले, कम बोलने वाली। उसकी बात पर सुमन ने कहा, नहीं साहब, वो तो बहुत चहल पहल वाली लड़की हैं, बहुत बोलती हैं, लेकिन जिस लड़की ने बहुत से धोखे खाए हों, जिसने उम्मीद की हो तो अपनों से, और उसके अपनों ने उसकी उम्मीद को तोड़ दिया हो, और साथ उस वक्त छोड़ा हो जब उसे बहुत ज़रूरत हो सबकी। बाबूजी के दोनों बेटे जितने खराब, उनकी दोनों बेटियां उतनी ही अच्छी। लेकिन देखो, एक बेटी की ज़िंदगी में इतना दर्द और दूसरी की ज़िंदगी में ये सब। ना जाने भगवान क्यों अपनी आंखें बंद करके बैठा है। पर इतना पता है मुझे साहब, जिस दिन भगवान ने अपनी आंखें खोली तो फैसला होगा। नील उसकी बातें सुने जा रहा था। वक्त ऐसे बीत रहा था, 1 महीना होने वाला था।
नील भी तब तक वहीं था। उसने भी अपना इलाज करवाना शुरू कर दिया था, पर बेमन से। वो उस पर होता था कि वो इलाज के लिए जाएगा या नहीं। आनंद जी की हालत ठीक ही थी। धरा आती, पूरे दिन उनके साथ वहीं रहती, लेकिन 1 महीने में नील ने हॉस्पिटल के साथ धरा को भी परेशान कर रखा था। धरा उसके लिए घर का खाना लाती और चाय भी। आनंद जी शाम को नील के साथ चेस खेलते और उससे कुछ बातें करते थे। नील एक अच्छा लड़का था। वो इतना बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन उसमें घमंड नहीं था। धरा की उससे बहुत कम बात होती थी, शायद ना के बराबर ही, लेकिन आनंद जी और सुमन से बहुत होती थी। 1 महीना बीत रहा था, लेकिन इस 1 महीने में ना धरा के भाइयों ने फ़ोन किया था और ना ही मिलने आए थे। धरा जैसे तैसे सब कर रही थी। वो आनंद जी को बचाने के लिए जी जान लगा चुकी थी और बाकी सब भगवान पर छोड़ चुकी थी। नील हॉस्पिटल में रहता और वहीं से अपना काम भी करता, लेकिन उसकी नज़रों को अब एक आदत होने लगी थी, और वो थी धरा की। उसे धरा की जो आदत हो रही थी वो उसे पता होने लगी थी। उसका मुस्कुराता चेहरा उसे अच्छा लगता, उसका थका हुआ चेहरा उसे थका जाता। ये बात वो अभी जान पाया था या नहीं, वो उसे पता नहीं थी। नील के बारे में ना धरा जानती थी और ना जानना चाहती थी, क्योंकि उसे बस अपने पिता के बारे में सोचना था। सुधा उसे बराबर फ़ोन करके पूछते जाती थी। 1 महीना खत्म हुआ और अगला महीना आया। धरा काउंटर पर अगले महीने का पैसा जमा कराने गई तो उससे लड़की ने कहा, मैडम आपका इस महीने का पैसा तो कल शाम को जमा हो गया है। उसके ये कहने पर धरा हैरानी से बोली, जमा हो गया, लेकिन किसने किया? उसके ये कहने पर नर्स ने उसके बगल में खड़े होकर कहा, वही चैरिटी वाले, उन्हीं के पैसों से हुआ है। कहा था ना, स्ट्रेस मत लो। वो जो गॉड है ना, वो अपने लोगों की हेल्प करने किसी भी रूप में आ जाता है। चलो ये पैसे ले जाओ तुम और जाकर अपने पापा के पास बैठो। धरा ने कहा, पर क्या आप मुझे उनका नाम बता सकती हैं? प्लीज़, मुझे जानना है कौन है वो। प्लीज़ नर्स, प्लीज़। ये बोलकर वो उसे देखने लगी तो नर्स ने बोला, मैंने तुमको बताया था ना कि ये इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं दिया जाता है, तो तुम हमसे क्यों एक बार 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 पूछता है? चलो अब जाओ, मेरे को भी बहुत काम है। ये बोलकर वो चली गई। धरा भी वापस अपने कमरे में आ गई। उसने देखा नील जा रहा था आज, पर उसने ध्यान नहीं दिया उस पर। वह जाकर सोफे पर बैठ गई। नील ने शेखर से सारा सामान ले जाने को कहा और खुद आनंद जी से मिलने के लिए रुक गया। आनंद जी लेटे हुए थे। उसने धरा से कहा, मैं जा रहा हूँ, सर से बोलना अगर वक्त मिला तो मैं उनसे मिलने ज़रूर आऊँगा। धरा ने सामने देखते हुए कहा, शुक्रिया, जितने दिन आप थे मेरे बाबूजी खुश थे, उसके लिए शुक्रिया, और मैं बता दूंगी उन्हें। नील ने उससे कहा, मैंने बस खुद को यहाँ रोकने के लिए एक सहारा लिया। वैसे शुक्रिया आपके बाबा का मुझे करना चाहिए, जो उन्होंने मुझे मना लिया। चलें, गुड बाय। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद धरा सोफे पर बैठ गई। शाम का वक्त, हॉस्पिटल। धरा हॉस्पिटल के बगीचे में बैठी हुई थी। शाम गहरा रही थी और ठंड बढ़ती जा रही थी। बहुत कम लोग ही वहाँ थे। उससे कुछ दूरी पर एक आदमी उसे देखे जा रहा था। उसके हाथों में एक पेपर और पेन था और वो गाड़ी से टिक के कुछ करे जा रहा था। तभी शेखर आया और वो उससे बोला, नील सर, सब हो गया है। नील ने कहा, गुड, चलें। ये कहते हुए उसने उस पिक्चर को कंप्लीट किया और उसे फोल्ड करके अपने जेब में रख लिया। नील आया था, पर ना वो आनंद जी से मिला और ना ही धरा से। वो बस बाहर खड़ा रहा। धरा भी रात में आनंद जी को दवा देकर वहीं सोफे पर बैठकर खाली बेड को देख रही थी। आज पहली बार था जब उसे एक अकेलापन महसूस हो रहा था। बहुत शांति थी इस कमरे में। उसे पहली बार नील की कुछ यादें आने लगी। वो उठी और उस बिस्तर पर बैठ गई। उसने खुद से कहा, बहुत अजीब थे आप, पर कुछ खास था आप में। ना रिश्ता ना कुछ, पर मेरे बाबा के होठों पर मुस्कान ला देते थे आप। आज आपके जाने से बाबा की मुस्कान भी कहीं चली गई और इस कमरे का शोर भी। पर अब अपनों ने साथ नहीं दिया तो दूसरों से क्या उम्मीद करूं? ये कहते हुए वो उसी बिस्तर पर सिरहाने से लग के आंख बंद कर लेट गई। सुबह हॉस्पिटल में उसकी आंख खुली तो देखा सुमन अंदर ही आ रही थी। धरा ने कहा, सुमन आ गई आप? जी दीदी, आपकी चाय लाए हैं। और नील भैया वो नहीं है क्या? उसके ये कहने पर वो बोली, कल उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। ये कहते हुए वो आनंद जी के पास गई और उनसे बोली, बाबा बाबा उठिए, सुबह हो गई।
उसके कहने पर आनंद जी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो फिर उन्हें हिलाकर बोली, पर तभी उनका हाथ नीचे लटक गया। ये देखकर धरा के होश उड़ गए। सुमन ने बटन प्रेस किया और कुछ देर में डॉक्टर और नर्स दोनों आ गए। डॉक्टर ने देखकर कहा, सॉरी मिस कश्यप, आपके पापा को हम बचा नहीं सके, हमें माफ़ कर दीजिए। ये कहते ही धरा अपने बाबा के सीने से लगकर रोने लगी। सुमन उसे संभालने लगी। धरा की ज़िंदगी का आखिरी सहारा छीन लिया था आज भगवान ने। उसकी हालत देखकर वहाँ खड़े सभी की आंखों में आंसू थे। सुमन ने अपने पति को फ़ोन करके बुला लिया। धरा को उसने ही संभाल रखा था। आनंद जी के पार्थिव शरीर को घर लाया गया। आनंद जी को जानने वाले सब आए। धरा वहीं बेसुध सी बैठी हुई थी। उसके भैया भाभी भी ये सुनकर फ्लाइट पकड़कर दोपहर तक वहाँ थे। धरा ने ना उनकी तरफ देखा और ना ही उनसे कुछ बोला। वो सब आकर बस आनंद जी के बेजान शरीर के आगे रोए जा रहे थे। सुमन को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। जब आनंद जी को शमशान घाट ले जाया जा रहा था, तब जैसे ही उसके भाइयों ने कंधा देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो धरा ने कहा, रुक जाइए। उसके ये कहने पर वहाँ खड़े सब उसे देखने लगे। सोम ने कहा, क्या हुआ धरा, बाबूजी को शमशान घाट ले चलना है। धरा ने सुमन के पति की तरफ देखा और उससे बोली, अखिलेश भैया, आप मेरा साथ देंगे मेरे बाबा को शमशान घाट ले जाने में। उसके ये कहने पर अखिलेश ने रोते हुए हाँ कहा। जब धरा ने कंधा दिया तो बाकी लोग भी आ गए, लेकिन सोम और विक्रम को उसने रोक दिया था। सोम ने भी विक्रम से शांत रहने के लिए कहा। धरा शमशान घाट आई और मुखाग्नि भी उसी ने दी। सारा काम करके वो घर वापस आई और सारे लोग चले गए थे। सुधा को ये खबर पता चल गई थी और उसके दुष्ट ससुराल वालों ने उसे भेजना भी ज़रूरी नहीं समझा। वो वहीं रोते रोते टूट गई थी। तड़प के रह गई थी सुधा, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी थी। धरा का घर था। शाम के वक्त धरा अपने बाबा के कमरे में उनके तस्वीर को लेकर पास बैठी हुई थी। सुमन और अखिलेश वहीं उसके पास बैठे थे। उसके भैया भाभी चारों बाहर हाल में बैठे हुए थे। सोम की पत्नी ने कहा, बाबूजी तो चले गए, लेकिन अब छोड़ गए इस घर को, अब इसका बंटवारा तो होना ही चाहिए। विक्रम ने कहा, बंटवारा क्यों भाभी? अरे सबको पता है 2 लोग हैं तो 2 लोगों का तो होगा ही ये घर, मेरा और भैया का, और बाकी कुछ भी जो है बाबूजी का वो भी 2 भाइयों का है। इसलिए इसमें पूछना नहीं, बस वकील को बुलाकर कागजात बना लेते हैं। क्यों भैया? जैसा आप लोगों को ठीक लगे, मैं तो आप लोगों के साथ ही हूँ। उसके ये कहने पर विक्रम वकील को कॉल करने लगा। विक्रम की पत्नी ने कहा, अरे लेकिन इस धरा का क्या करेंगे? तभी सोम की पत्नी बोली, क्या करेंगे, कमा रही है तो कुछ दिन उसे यहीं रहने देंगे, उसके बाद शादी निपटा कर उसे भेज देंगे। अब इतना तो नहीं रख सकते ना जवान लड़की को अपने पास। कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या जवाब देंगे दुनिया वालों को? ठीक कहा तुमने भाभी। अरे इतनी बड़ी हो गई है, न जाने बाबा को कैसा लड़का चाहिए। मैंने तो कहा था मेरे चचेरे भाई से शादी करा दो, लेकिन नहीं, उन्हें तो ना जाने कौन सा राजकुमार चाहिए था। आज चले गए पर छोड़ गए इसे हमारे मत्थे पर मरने के लिए। उसकी ये बात पर सुमन अखिलेश के साथ धरा भी दरवाजे पर खड़ी सुन रही थी। धरा को भरोसा नहीं हो रहा था कि ये उसके घर वाले थे। उसकी सगी भाभी भी। सुमन धरा का हाथ पकड़कर वापस कमरे में लाई और उससे बोली, दीदी बुरा मत मानना, लेकिन ऐसे घर वाले भगवान दुश्मन को भी ना दें। अभी बाबूजी की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई और ये लोग, छी, कितने घटिया और गंदे लोग हैं। पर दीदी, अब आपको बाबूजी की कसम, जो इनके सामने आप कमज़ोर पड़ी। इस बार ना आप झुकेंगी और ना टूटेंगी। इस बार आप इन सबको जवाब देंगी, समझी दीदी? क्या धरा अपने भाई भाभी की करनी का जवाब उनको दे पाएगी? क्या बाबूजी के घर से धरा को बेदखल कर दिया जाएगा या फिर बाबूजी की कोई वसीयत सामने आएगी? बाबूजी के दवाइयों का खर्चा उठाने वाले की सच्चाई धरा के सामने किस रूप में आएगी? क्या धरा उसके चंगुल में फंस जाएगी? धरा की ज़िंदगी और कौन सी मोड़ लेगी? क्या नील शेखावत का धरा की ज़िंदगी में आगे भी कोई रोल होगा? ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। अगर आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस और नो ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।